अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज के टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की पीटीआई मेंबरान असम्बली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो सलूक ये हुकूमत कर रही है, उनके मुताबिक उनके बेटे आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि इसमें कुछ फॉरेन गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसमें से सर फहरिस्त जो है यूके की गवर्नमेंट है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो असल मसला है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान मुआशी बहाली में नाकाम क्यों नजर आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे, हुकूमत जो है इस वक्त की। इसके अलावा वफाकी हुकूमत पर IMF की जानिब से 5,300 अरब की करप्शन की निशानदेही पर सब खामोश क्यों है। बेरोजगारी की शरह 31% से ऊपर जाने पर कोई इकदामात करने के जो है इरादे नजर नहीं आ रहे हैं और इसके ऊपर भी खामोशी है। इसके अलावा पाकिस्तान को GSP स्टेटस जो है वो खतरे में क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान की फौज की शमूलियत, और क्या इसका क्वेश्चन हमारा ये होगा कि क्या गजा अमन फोर्स में पाकिस्तानी फौज इसराइल के शाना बशाना काम करेगी, और हमास को अगर पाकिस्तान इस अमन फोर्स को गजा अमन फोर्स को ज्वाइन करता है तो क्या हमास को गैर मुसल्लह करने से पाक फौज कैसे इनकार कर सकती है, इसका पार्ट अगर हम बन जाएंगे तो। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि मुंबई धमाके, कारगिल जंग पर जो मौकफ था और भारतीय वजीर आजम को बगैर वीजा बुलाने पाकिस्तान बुलाने वाले हुक्मरान और पाक फौज को रोग आर्मी कहने वाले सियासत में क्यों मौजूद है। क्या फिर से वो पुरानी ख्वाहिशात जो है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस की तरह बना दिया जाए, ये वो कुछ करने जा रहे हैं हुक्मरान। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ है MS शहीन साहब। शहीन साहब, वेलकम टू द शो। इनका ताल्लुक जो है PTI से है। उसके अलावा मुर्तजा भट्टी साहब हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। इनकी मोहब्बतें जो है नून लीग से हैं, सीनियर हमारे साथ एनालिस्ट भी हैं खिजर याद गुंजल साहब। कौन साहब, वेलकम टू द शो। शहीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये मेंबरान को जो आज़ाद करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, इसके खिलाफ मेरे ख्याल में स्टे था पेशावर हाई कोर्ट में। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये रिट पिटिशन डाली हुई थी, ये खारिज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु वसल्लम। काशिफ बशीर खान साहब, पिछले कोई 2.5-3 साल से हमारा जो ओवरऑल निज़ाम है वो एक क्वेश्चन मार्क हो चुका है। वो अदालती निज़ाम है, अदालतों से हटकर मामलात हैं। यकीनन पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था इस इशू पर, लेकिन जब आईनी बेंच ने पिछले दिनों ये फैसला सुनाया कि ये जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है, ये उस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी नहीं हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नहीं हैं, तो ऐसी पोजीशन में जो रिजर्व सीटें हैं वो किसी न किसी पार्टी को जानी हैं। और फिर तारीख ने दुनिया में ये देखा, अवाम ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा कि जिन पार्टियों की 3-3 टोटल सीटें थी उन्हें रिजर्व 6-6 सीटें दे दी गई, 5-5 सीटें दे दी गई। अब अदालत ने जो फैसला दिया है आईनी बेंच के फैसले के बाद, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि बहरहाल वो सुप्रीम फोरम है, चाहे आइन के मुताबिक बना या नहीं बना, अमेंडमेंट के जरिए बना, उसके फैसलों पे क्वेश्चन किया जा सकता है और यकीनन हर किसी का हक है। लेकिन बहरहाल ये बात तो बड़ी अजीब है कि जिन पार्टियों ने अवाम के वोटों से सीटें नहीं ली उनको बैकडोर से पहले इलेक्शन कमीशन ने और फिर आईनी बेंच ने वो सीटें दिलवाई और उनको कभी भी अवाम की नुमाइंदगी का हक हासिल नहीं है। वो शब खून के जरिए आए हैं, वो नुमाइंदे कभी नहीं हो सकते। अगर उनमें इखलाकी और जमहूरी इख्तियार होती तो कतई तौर पर जो स्पेशल सीटों पे बरजमान बैठे हैं वो अगर वो सियासतदान होते
अगर वो आवाम के साथ, मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ लायल होते तो कभी भी वो नुमाइंदे न बनते और इन स्पेशल सीटों को एंजॉय न करते। बड़ी साहब आपका टेक इसके ऊपर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, ये जो आज एप्लीकेशन खारिज हुई है, इस पे पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का पहले फैसला आ चुका था और आज जस्टिस मोहम्मद अनवर और कामरान हियात ने समाअत की थी इस पे, और उन्होंने यही इसमें फैसले में लिखा कि इसका पहले चूंकि फैसला आ चुका है, फिर आईनी बेंच ने भी फैसला दे दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला दिया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और दिया था, आईनी बेंच ने उसको रिवर्स किया था और इसी लिहाज से उन्होंने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। अब जो इनकी एप्लीकेशन थी वो इन्होंने रूल्स 94 इलेक्शन कमीशन का चैलेंज किया था, तो वो बेसिकली वो बनता ही नहीं था। पहले इनको ये चाहिए था कि उधर आके एप्लीकेशन देते इलेक्शन कमीशन के पास, तो अगर उधर से सुनवाई ना होती तो फिर ये वहां जाते। इन्होंने तो एक वतीरा पकड़ लिया कि डायरेक्ट आप जाते हैं हाई कोर्ट में, रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं और वहां से जो बेसिक चीजें हैं वो फुलफिल करनी चाहिए पहले, तो उसके बाद उसका रिजल्ट भी आपने मशवरा नहीं दिया ना। आप ज़ाहिर है बुकला तो आप किसी भी जमात से इकट्ठे होते हैं, ये पहले मशवरा देते हैं। वो अगर मशवरा ले, पीटीआई के काफी वकील हैं जी, मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा तो वकील हैं पाकिस्तान में पीटीआई के, ले मशवरा वो सुनते नहीं है ना किसी की, वकीलों की नहीं सुनते। बुकला वैसे सुनते कम ही है किसी की तमाम। गुंदल साहब आपका टेक इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ साहब, अर्ज ये है कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, अपने जो ज़हनी रुझान है कि मेरा उस पार्टी के साथ है और मेरा उस पार्टी के साथ है। क्या आइन में अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का हक नहीं है? जी ठीक है। अगर पार्लियामेंट का हक है और एतराज उठाते हैं कि ये पार्लियामेंट नहीं है, तो उससे बाहर बैठे फिर अंदर क्यों आते हैं? अंदर भी आते हैं और कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। अगर तो पार्लियामेंट के अंदर आना है तो फिर वो कानूनी है, आपने तस्लीम कर लिया उसको। और अगर अब आप बाहर बैठे हैं तो फिर आपकी बात करो, चलो कुछ वजन हो सकता है। अच्छा गुंजल साहब, एक सवाल ले लीजिए छोटा सा। तो क्या कोई भी पार्लियामेंट जो मादर पितर आजाद हो सकती है या होती है? जी देखें, पार्लियामेंट आप उसको मादर पितर आजाद कह लें या जो मर्जी कह लें, वो बहरहाल सुप्रीम अदारा है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन जिस अदालत में आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं वो भी उसी आइन के तहत बनी हुई है और उसने उसके इख्तियारात का भी तयन कर दिया हुआ है कि इस हद तक वो जा सकते। लेकिन पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन की इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, आइन नहीं लिख सकती। आइन लिख नहीं सकती है, आइन नहीं लिख सकती। और माजी करीब में आपने देखा कि आइन लिखा गया जो गलत था, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी कोई गलत इकदाम कर रही है तो उनको भी गलत कहा जा सकता है और कह रहे हैं लोग। हम नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ठीक जा रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसको जो रोकने के लिए आईनी रास्ता वो क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा। रही बात वो जो आपने कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की आज पिटीशन जो है वो खारिज हो गई, ये तो उस दिन मेरा ख्याल खुद खारिज हो जानी चाहिए थी जब फुल बेंच का फैसला आ गया था, तो वो इनवैलिड हो गई थी। मुझे नहीं पता तो उसको इतने दिन क्यों रोके रखा। सर वो फुल बेंच नहीं था, वो आईनी बेंच था और वो कितने अरकान पे मुश्तमिल था? 5 रुकनी था और आईनी बेंच था। ठीक है, बात आपकी, ये बात ठीक है, फुल बेंच नहीं था। जबकि ओरिजिनल डिसीजन जो है वो आठ जजेस सुप्रीम कोर्ट थी और आइन के मुताबिक जो आइन में अमेंडमेंट हो गई तो अब वो आईनी अदालत ने ही सुनना था और कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं उसको सुनने। लेकिन उसको चैलेंज किया हुआ था जिस दिन आप अमेंडमेंट कर देते हैं वो नोटिफाई हो जाती है, तो फिर पिछले जो आपके फैसले हैं या चीजें जो हैं वो उनको अमेंड नहीं कर सकते, तो आगे तो उसने नए के मुताबिक चलना। कुछ कह रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा था गुंदल साहब, इस पे भी थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि क्या 8 रुकनी बेंच के डिसीजन को 5 रुकनी बेंच जो है सुपरसीड कर सकता है? या तो हो गया। मैं सुपरसीड पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है जी। नहीं मैं आइन की बात कर रहा हूं। सवाल किया, जवाब भी ले लेना। अर्ज ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी वो भी हुआ है नहीं हुआ है, वो बाद की बातें करें। इसमें देखते हैं ना, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आईनी बेंच एक नया बेंच बन गया, उसका बिल्कुल रोल ही डिफरेंट हो गया। उसमें जब वो आया तो वो इररिस्पेक्टिव कि पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। वैसे गौनसब इसमें थोड़ा सा आ जाता है कि वो बेसिकली तो हुकूमत जो है रिव्यू में गई थी, ठीक है जी, और रिव्यू तो जाहिर है कि एक जो चलता आ रहा था पहले कि रिव्यू भी वही जजेस सुनते हैं। सेटल्ड बात है। फिर नहीं, वही सर, बात- नहीं, फिर वही बात ये आप तकनीक रिव्यू के जरिए लहदा फोरम बन गया ना, फोरम अलहदा बन गया, लहदा असल फोरम बात बन यह गया है। और वो उसकी जुरिस्डिक्शन लहदा है। वो दैट डिसीजन केम इन 2024। सर मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी कोई आइन में तरमीम होकर नोटिफाई हो जाता है तो अगले लम्हे हम उसके सही पाबंद कह रहे हैं आप जी, और भी सही कह रहे हैं। यहाँ पे तो इस्तिस्ना भी जो है वो भी मिल जाता है। मुझे गौन साहब एक क्वेश्चन मैं रोज करता हूँ जी प्लीज। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके प्रियम्बल में लिखा है कि आइन और सुन्ना से मुतसादम कोई भी जो पॉइंट है वो प्रिवेल नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ इसको कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइन कौन करेगा? आईनी अदालत। आईनी अदालत में जाए अगर कहीं पर वो तो ऐसा बेनिफिशियरी है ना जी उसके, ऐसी बात, वो तो बेनिफिशियरी नहीं नहीं नहीं, आप- कुछ ना आप देता, मान ना देता। नहीं चला रहा है, कोई नहीं, 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 बंदा नहीं, चला नहीं, जाए। नहीं, थोड़ा सा clear हो जाए। आप- यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ सुन्नत और जो कुरान और सुन्ना है वो सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ है, तो आप बताएं ना। वो मैंडेटरी है। जो प्रियम्बल है उसमें क्लियर कट ये बात बताई गई है, जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किसी को इस्तिस्ना नहीं है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत उठा के देख लें, किसी को इस्तिस्ना नहीं है, तो फिर मौजूदा दौर का कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी चेहरा हो उसको इस्तिस्ना नहीं है। आपके ये पास सेटल्ड दो बात है। प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आपके पास दो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पर जा सकते। एक शरीयत कोर्ट है, वहां चले जाएं कि जी ये आइन और सुन्ना के अपना वो सब शरीयत कोर्ट तो इस शरीयत वक्त बज़ाहिर जो हमें और नजर आती दूसरी है, बात डिफॉल्ट यह है- नजर आती है ना जी। हाँ साहब, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी जो पहले कवानीन मौजूद थे इस्तिस्ना वाले वो अगर पहले ठीक थे तो आप पहले भी जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म मौजूद देखिए, है। during इसमें that गैर period, जरूरी बहस देखिए, पढ़ने की जरूरत रास्ते नहीं है। खुले हैं, रास्ते खुले जाना नहीं जाके होता, दस्तक दें। रौला डालना है। बंदर साहब सुन लीजिए, जी प्लीज। ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑफ सर्विसेज जो भी है, कोई सदर भी हो या कोई भी, उसको जो इस्तिस्ना है तो वो तो जाहिर है था पहले भी ना जी। सर वो भी अगर था तो गलत था, फिर उस तरफ जाएंगे तो फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, खलीफा को उस 100% वक्त में पूछा गया था, सवाल हुआ था खलीफा को। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताइए, फिर ये बात तो जाहिर है कि अगर ये है, ये मैं तो खैर एज ए जर्नलिस्ट ये सवाल करता हूँ, मेरा काम नहीं है कोर्ट्स में जाना, आप लोगों का काम है, तो इसको कहाँ चैलेंज करेंगे आप? क्योंकि ये तो एक क्लियर कट वायलेशन है कुरान और सुन्ना की भी। हम बिल्कुल बाकी ऐसे। चीजों को छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल चीजों को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है इस्लाम से मुतसादम हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि इसमें तो जजा और सजा का जो सिलसिला है वो ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए मैं तो बीइंग जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं, मैंने पिछले अपने कुछ 35-36 साल के कैरियर में ये पढ़ा है कि जब प्लेटफॉर्म मौजूद है तो जो उस पर नहीं जाता है इसका मतलब उसकी दलील में वजन कोई नहीं है, और अगर वो जाता है उसको रिलीफ नहीं बनता तो फिर वो अखबार कह सकता है कि जी मैं ये काम करने के लिए गया था, गौहर साहब, नुकता उठाया था गौहर साहब, मैंने, मेरी बात नहीं सुनी, ये जो फिर बात उसकी आप कर रहे हैं ये तमाम रियासत के बशिंदों के लिए है ना जी। सबके लिए। तो आप समझते हैं कि जो भी कोई जाता है मुतल्लका फोरम के ऊपर और उसको जो है इंसाफ मिलता है, इंसाफ सिर्फ अदालतों से तो नहीं मिलता। सर, इस पर मैं इंसाफ तर्क नहीं कर सकता या। क्योंकि मैं और आप ये जवाब आपने दोनों दे उस दिया। कानून के अंडर हैं, ए, अदालत चलो के जवाब फैसले ही को है। हम नहीं चैलेंज कर सकते। सर मैं एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ अदालतों को जो है ना इंसाफ फराहम करने का इदारा नहीं कहता हूँ। रियासत के बशिंदे का एक राइट है कि उसको हर इदारे में जहाँ पे वो जाए, हुकूमती इदारे से उसको उसका हक ना मिलना, बिल्कुल मैं नाइंसाफी। एंडोर्स करता हूं आपकी बात को 100%। यही मामला है कि वो कोर्ट में जाए तो कानून और आइन के मुताबिक उसे इंसाफ मिले, मिलना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं मिलता तो फिर अदलिया को भी सोचना चाहिए। मैं बड़ी साहब आप ये सवाल आपसे करता हूँ, फिर मैं शाहीन साहब की तरफ आऊंगा। आपने देख लिया कि दो माह से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, जो आईनी हक है, आप भी समझते हैं। एक कैदी का एक कैदी के साथ मुलाकात आप भी करवा लेते हैं, हम भी करवा लेते हैं, आउट ऑफ द वे भी करवा लेते हैं, लेकिन ये कैदी जाहिर है पॉलिटिकल भी है, बड़ा लीडर भी है, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी का हेड भी है, तो उनके साथ जो सलूक वफाकी हुकूमत कर रही है, इसके ऊपर आलमी अदालत में जो है उनके बेटे जा रहे हैं और कुछ फॉरेन इंटरवीजन भी हो रही है
और जिसके नतीजे में कल उनकी एक बहन को हमशीरा को मुलाकात भी करवाएगी। ये आपका टेक? खान साहब, अच्छा, दुख वाली बात और सोचने वाली बात यह है, क्या मेरे मुल्क में अदालतें काम नहीं कर रही? ये आप क्या बताएं। मेरे मुल्क की अदालतें आजाद नहीं है? मेरे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, मेरे मुल्क में हाई कोर्ट है, उनके बेटे आलमी अदालत में जा रहे हैं, इधर से इस मुल्क से इंसाफ Jurisdiction मिलेगा नहीं है। उनको, वो इधर आगे ले इंसाफ। वो हाँ, जो हाँ, उनका देते बाप नहीं है, उनका बाप है, इनके नुमाइंदे जो बाहर धरना दे के बैठे हैं, ये कोर्ट्स में जाएं। वकील साहब, आप क्यों जेल नहीं में जा रहे साहब? कोर्ट्स में? जब आप जेल में सुन लीजिए, जब आप विदाउट एनी रीजन जेल में जो मुकदमात की समाअत है उसको मुलतवी कर देते हैं गैर मुइना मुद्दत के लिए, तो ये आप समझ लें कि रियासत ज्यादती कर रही है किसी शख्स के साथ। आपको नहीं समझ लग रही? आप हजार हजार बंदा लेके जेल के गेट पे मैं धरना तो नहीं दे लेके देंगे, जा रहा क्या हूं। होगा? तो फिर ऐसे ही PTI होगा। वाले क्यों कर रहे हैं? ये जाके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हाई कोर्ट से जाएं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स सिर्फ मेरी बात कोर्ट के क्या शहीन साहब के ये होगा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मुलाकात करवाएं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि हाई कोर्ट, जेल के अपने रूल्स होते हैं, जेल में कई हजारों लोग होते हैं, हर किसी की मुलाकात होती है। ये नहीं कि आप 10,000 बंदा लेके चले जाएं सिर्फ खान साहब से मुलाकात करवाएं। दूसरे इंसान नहीं है। कंसर्न हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती जेल कोई भी। तो क्या जेल ने ये ऑर्डर में लिखा कि आप 10,000 बंदे से मुलाकात करवाएं? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बात मान लें, ऐसा नहीं होता। तो फिर जेल ऐसे में नहीं होता। हाई कोर्ट से आप हो गया। आप देख लें, पिछले 10 दिनों से वो उधर एक शादी खाना आबादी वाला हाल बना हुआ है उधर। चले आपका धरना दिया हुआ आपने आपका मतलब है कि ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा बिल्कुल है। ठीक हो रहा है। आप इंसाफ इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं आपकी तरफ आता हूं जी। इतने लोगों को लेकर जाना भी गलत है। चौधरी गुलाम मुर्जा भट्टी साहब जी एक ब्रांड हैं और इन्होंने वो काम को चिट्टा और दिन को रात करना होता है। देखिए बात ये है, पहली तो बात ये मान गए कि एक तरफ ये कहते हैं कि इनके साथ लोग नहीं निकलते। आपने 26 नवंबर का जो हशर करके लोगों का आवाम का करके देख लिया, फिर आज ये मान गए कि 10-10 हजार लोग लेके जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। पहली तो बात 10,000 का सिर्फ ये धरने देने के लिए या जमात बनी हुई चले आपने 10,000 का फिगर बोला, तफरी फैलानी है। चलो हम बात करते चलो हैं। मेरी बात को सुन लें। अब अगली बात यह है खान साहब, ना तो जो है हुकूमत अदालती अहकामात को मानती है, अदालतों को मानती है, ना जेल रूल्स को मानती है। वो एक कैदी है, उसकी फैमिली को, और जो अदालत ने एक परमिशन दी है, ऑर्डर दिया है कि इतने लोगों को तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक मंगल और जुमेरात को मुलाकात करनी चाहिए। पिछले 1 महीने से ना तो किसी वफद को मिलने दिया गया है, ना किसी कानूनदान को, उनके एडवोकेट को मिलने दिया गया है, ना उनकी बहनों को मिलने दिया गया है। जब किसी को भी मिलने नहीं दिया गया तो फिर उन्होंने एहतजाजन वहां पे धरना दिया और उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आम आवाम भी फैसल निकली बॉर्डर ने और आपसे एक पाकिस्तान घंटा पहले तहरीक कहा है, इंसाफ के लोग भी निकले। फैसल बॉर्डर ने कहा है कि अगर वो वहां बैठ के सियासत करेंगे तो उनकी मुलाकातें फिर बंद कर दी जाए। मेरी बात सुने, फैसल वोडा साहब तो एक ऐसा किरदार हैं कि जिन्होंने वो बीन बजानी होती है जो रिबूट के तौर पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। आपका एक्स फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे तो एक्स फेडरल मिनिस्टर क्या 3 दफा के वजीर आजम भी बूट चाट रहे हैं। ये तो मौजूदा इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है वो भी आपके सामने है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं जो आपने सवाल किया मैं उसके अंदर रहना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि एक आईनी हक है, एक इखलाकी हक है एक कैदी का कि उसकी फैमिली उसके साथ मिले। जब आप सारे दरवाजे बंद करेंगे, आप एहतजाज का हक भी छीन लेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हर किसी का हक है कि अपनी आवाज, अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाए। और मैं ये समझता हूं कि जब किसी भी हवाले से इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो इंटरनेशनल फोरम का दरवाजा खटखटाना उनका आईनी हक है जिसको कोई नहीं रोक सकता। और ये अफरा तफरी वाली सियासत करते हैं, सिर्फ अफरा तफरी वाली खबरें बुलाते हैं कि जनाब। जी गोंगल साहब, बात यह है कि आप कह रहे हैं जूरिसडिक्शन बनती है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर किसी भी बंदे के लिए। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपको इंसाफ से जो है मिल ना रहा हो, और ये सब तो मतलब रोजे रोशन की तरह यहाँ हो रहा है कि कोर्ट में जो केसेस जेल में चल रहे थे उनको भी इंडेफिनेट पीरियड के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। उनके ना सिर्फ मुकदमा। सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें, जी जी, आपका और मेरा केस हो या हम में से कोई जेल में हो, क्या इतनी फ्लुएंटली मुलाकातें होती हैं?
हो जाती है सर। नहीं सर, नहीं होती ना, 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 वो मैनेज होती है, नहीं होती। नहीं और तरह से मैनेज होती है। एक आम बंदे नहीं को होती। साहब, एक आम आदमी को पाकिस्तान के निजाम आम आदमी को साबित weekly वज़ीर-ए-आज़म है वो। schedule। साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उनको किसी न किसी कानून और कायदे के अंदर रह के अंदर से बैठ के वो सियासत करें और फिर कहें कि मेरी मुलाकात। नहीं खैर, ये तो ये स्टांस तो आपका ये नून लीग का या फैसल नून लीग का नहीं है, माजरत के साथ सर बात आप सुनिए। अपने अच्छा, मौक़िफ़ एक पर मिनट, सर, आप पीटीआई का मौक़िफ़ लेके चल नो वे, नो, डोंट से दिस। नहीं आप, सर, मैं आपको बिल्कुल है जो बात करनी जो है। बात मैं आपको करने लगा हूं वो सुन लीजिए। जब मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये पूरी कैबिनेट लेके एक ऐसे बंदे के पास लंदन 8 दिन के लिए गए थे मशवरा करने, जो कि पीओ भी था, सजा याफ्ता भी था। उस वक्त आपके रिमार्क्स तो कुछ और थे। वो जेल नहीं था, नहीं, वो जेल में नहीं गए थे, जेल से वो भागे हुए थे। बाहर गए थे, जेल से भागे हुए थे। 50 रुपए के स्टाम्प भागे हुए पे, थे, तो आप आपने उनको वापस नहीं आने 50 रुपए के स्टाम्प पे। जब वो आए थे रेस्ट कर लेना चाहिए था ना, पकड़ लेते आगे रेस्ट करते अदालत में लेके जाते, क्यों नहीं किया आपने? आपके पास क्या आपके पास पावर नहीं थी? डील से आप बाहर गए। वोटेड थी। नहीं सर, नहीं ऐसा अरे नहीं तो तुम ऐसे नहीं होता। मैं अर्ज देखिए, करता हूं, डुअल नहीं चलता। ये जो 2 मियार ये दो चला बात बात है। जब कि मियां अगर नवाज शरीफ PTI साहब यहाँ पे कैद थे, जब पीटीआई उनकी का दौर मुलाकातें था, नहीं होती रही। मुलाकातें उन्होंने कभी छोड़ डाला। आप लिस्ट निकलवा लें, अगर आप प्रोग्राम रख लें, वरना मैं आपको लिस्ट दूंगा। वीकली बुनियादों पे दर्जनों के हिसाब से मुलाकात होती थी। आप कहते हैं कि मुलाकातें नहीं होती थी। इतनी हुल्लड़बाजी नहीं थी होती, शोर शराबा नहीं हुल्लड़बाजी था। नहीं थी। आप तो ऐसा नहीं था। आप तो ऐसा बयान देते हैं कि अल्लाह माफ करे उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, पूरे ठीक है। मुल्क में जनाब वो अफरा तफरी वाला हमारी भी मारे समझ गए, गया। लूटे गए। सारे जब एक रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, तो फिर वो अच्छा, मुझे हुकूमत को भी इस बात का गोंगल साहब मुझे ये बताइए जी प्लीज। कि इस तरह अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कल मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी कहती थी कि उनके साथ ये हो रहा है, आज पीटीआई कह रही है कि उनके साथ हो रही है ये सलूक जो हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, रियासती ऑपरेशन कह लीजिए इसको, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लीजिए, तो आप क्या समझते हैं कि जब कब तक चलेगा, आखिर कब तक ये पहली चलेगा? बात तो ये है, और ये इससे पॉलिटिकल कैओस जो इस मैं वक्त है पाकिस्तान उसी में। तरफ आता हूं। जी जी। जहां तक इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है, माजी में भी गलत थे, आज भी गलत है और आइंदा भी अगर होती हो तो गलत है। इसका रास्ता रोकना होगा, लेकिन कौन रोकेगा? सियासतदान ही रोकेंगे, कोई तीसरी कुव्वत आके नहीं रोकेगी। सियासतदानों को ही वो रोकना है, उनको ही इस बात को रियलाइज करना है कि हमें सिर्फ जो है ना वो सियासत को अपने तक महदूद रख के नहीं करना, बल्कि मुल्क की सियासत करनी है। जब हम खुद वो काम करें तो वो ठीक है, चाहे वो नून लीग है चाहे पीटीआई है, खुद करते हैं तो वो ठीक है, अगर दूसरा करता है तो वो गलत हो जाता है। गोंदल साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारा वजीर खारजा वजीर दिफा बार बार कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, और हम देखते हैं कि जमहूरियत का जनाजा निकालने में तमाम सियासतदान हैं, जमहूरियत का मैयत है और इनके कंधे हैं, तो उसके बाद ये आप समझते हैं कि तमाम सियासतदान एक जगह पर इकट्ठे होकर सिविल सुपरमेसी की सर यू हैव टू गो, अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो अपनी मर्जी करते रहेंगे। आपको आज कौन सर एक मर्जी दिन करते रहेंगे? एक दिन से कोशिश करनी होगी। अगर आप ये तस्लीम करके बैठ जाएंगे कि जी इस तरह से नहीं हो सकता, तो फिर वो मर्जी करते रहेंगे। जद्दोजहद तो अपनी करें ना उस राइट सिमत में, उस तरफ तो जाने को ना नून लीग तैयार है, ना पीटीआई तैयार है, ना कोई और जमात उस तरफ जाने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अपनी बीन बजाया जा रहा है। पार्टी को भी डाल रहे हैं, अब तो वो भी बी टीम है। तो हम एक ही बात मैंने कहा, बाकी सारे बात उसी स्टेज पर है। शहीन साहब, मुझे बताइएगा कि अब हुकूमत जो है माशी बाली में नाकाम क्यों नजर आ रही है? वफाकी हुकूमत पर IMF के 5300 अरब की करप्शन जो वो कहते हैं अशराफिया ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर की है, उसकी निशानदेही के बावजूद हर तरफ खामोशी क्यों है? काशिफ बशीर खान साहब, उसके इस रिपोर्ट के साथ जो उनकी एक और रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगला जो एक साल है उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है 6.6% उन्होंने असेस की है। देखें इंडिया की, आप बांग्लादेश की देख लें, बांग्लादेश की उठा लें। मैं काशिफ बशीर खान साहब देखें, ये चैलेंज ये है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो देखना है। अगर हुकूमत की तरजीहात मुआशी इस्तेहकाम होंगी तो फिर यकीनन मईशत के हवाले से कोई ना कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। कैटेगोरिकल मैं तो ये समझता हूं कि हुकूमत की तरजीह मईशत ना थी ना है, अवाम ना थी ना है, मुल्क थी ना है। अब यहां तक बात है जो आपने फरमाया 5300, इसकी सबसे बड़ी दलील है
कि 5,300 अरब बिलियन रुपीस के जो करप्शन का जो रिपोर्ट आई है IMF की, हुकूमत तो इसको सामने लाने के लिए तैयार नहीं। वो भी सुना कि मैनिपुलेट करके उनसे रिक्वेस्ट मैं भी करके यही कह रहा हूं, लेसन करवाया गया। मैनिपुलेट करने के बाद भी 5,300 अरब रुपए की बात है। अब यहां तक बात है 2023-24 की, वो 23-24 की है, और ये तब भी शायद ना करते अगर दिसंबर में अगली किस्त का इनको लालच ना होता। अब अगर इस पे मीडिया खामोश है, इस पे छोटी छोटी बात पे तूफान मचा देने वाले हमारे कलमकार और कलम के अमीन सहाफी खामोश हैं, हमारे वो चौधरी खामोश हैं जो एक घड़ी को लेके सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक शोर मचाते हैं, और हमारी अदालतें खामोश हैं, हमारा ये सियासतदान खामोश है। तो इसका मतलब है कि कुत्ती चोराना रली हुई है ये सारे। वर्ड्स थोड़े प्लीज देखिए मैं अर्ज करता हूं इसमें, और फिर मैं क्या कहूं, मैं ये समझता हूं कि ये सारे सब मिले हुए हैं। मैं ये कस कर दूं, जब से 5,300 अरब बिलियन रुपीस की रिपोर्ट आई है, मुझे बताएं किसी ने इस पे कोई बात की है? किसी साफी ने बात की है? नहीं, अब तो अदालतें सुओ मोटो तो नहीं ले सकती ना। भाई मैं अर्ज करता हूं अदालतें सुओ मोटो नहीं ले सकती, अगर तो मुझे बताएं कौन सा फर्ज है इसका पर काट दिया ना ये भट्टी साहब, ये इसका मतलब है पर काट दिया, तो फिर मुझे उस जुमले पे आप कह सकते हैं कि मैंने लफ्ज शायद ज्यादा दोबारा कह लें, बात वही है। भट्टी साहब अब दोबारा कह लें मैं जी। आपको बताता हूं भट्टी साहब, ये कुछ छोटी नहीं है, ये 2023-24 में अब जो रिपोर्ट आई है सर, जी जी, वो आप देखें, उसमें लफ्ज खुदा का नाज है, उन्होंने कह देना क्यों चलिए। ना ना ना, आप उसमें लफ्ज देखें, उसमें करप्शन का लफ्ज कहां पे यूज हुआ? अच्छा, उसमें स्पेंडिंग का लफ्ज 180 रुपए की स्पेंड। स्पेंड का मतलब है खर्च करना। अब अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है अदारों पे, मंसूबों पे, मुआश पे, इसी पे वो बात कर रहे इसमें हैं। क्या भाई आ गई है? गवर्नमेंट है, मुल्क चल रहा है। अच्छा मुल्क सुनिए चलाने सुनिए दे। सुनिए, तो क्या इसमें हर्ज क्या हो गवर्नमेंट गया? के एक्सचेकर को आप स्पेंड जो बात यूज कर रहे हैं, आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको वैश्याना स्पेंडिंग करें उसकी। अच्छा स्पेंडिंग की बात कर लें। अब स्पेंड कौन करेगा? अब स्पेंड कौन करेगा? हुकूमत करेगी। चेक एंड अब बैलेंसेस। उसको करने दे स्पेंड, अच्छा उसको करने दे, मुल्क में खुशहाली लाने दे। करप्शन आप क्यों एनालाइज करते हैं? आप अच्छा क्यों? मुर्जा आप- साहब, मुर्जा शेखा साहब, बात एक सुने। सवाल का जवाब दे दें। आप मेरी बात सुने, एक सवाल का जवाब दे दें। आपके मुताबिक वो स्पेंड किए गए हैं, तो फिर खामोशी क्यों है? वो बता दें कहां अच्छा, स्पेंड उसमें किए हैं। आपको नजर नहीं आ रहा मुल्क के मुल्कों में? मुझे नजर आ रहा है ना, आप नजर आ रहा है, तेल पे चला गया, बिजली की कीमतें कहां पे चली गई, ये नजर आ रहा है। चला गया, किसान के हालात क्या हैं, मजदूर रुल रहा है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अच्छा खान साहब मेरा ले लें जो उसमें है रिपोर्ट, आपने पूरी पढ़ी हो शायद, उसमें ये भी है कि शराफिया, ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान, इन्होंने इसको उड़ाया है। वो स्पेंडिंग कहां से आ गई? वो अपनी पर्सनल स्पेंडिंग। मैं बताता हूं, नहीं आप लफ्ज छोड़ रहे हैं ना, सिविल सर्वेंट्स और गवर्नेंस, ये भी लफ्ज है उसमें। गवर्नेंस तो आपकी गवर्नमेंट, देखो वही ना, गवर्नेंस की जिम्मेदारी किस पे डालते हैं आप? क्यों गवर्नमेंट पे डालते हैं ना। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मंसूबों पे खर्च नहीं करेगी। ब्यूरोक्रेसी से काम किसने कराना है? गवर्नमेंट ने कराना है। तो काम करने तो दे। गवर्नेंस की जिम्मेदारी है। जब काम करेंगे तो पैसा खर्च होगा। जो काम करेंगे, भट्टी साहब से इतना सवाल है, सिर्फ मेरी बात सुनिए। शहीन साहब को, पीटीआई को सिर्फ यही काम है कि हमने मुवाजना कराना है, इंडिया ये कर रहा है और हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारा इस्लामिक मुल्क है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, इन मुल्कों से हमारा क्या तरक्की के आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, 1947 हुई है 1947 से लेके आज तक जितनी खुशहाली आई है कभी नहीं, 1947 से लेके आज तक आज खुशहाली है। आज खुशहाली है इस मुल्क में। अच्छा मुझे आज नौजवान खुशहाल है। आज हर घर में खाना पक रहा है, किसान हर घर में रोजी आ रही है। किसान तबाह है। कैसे तबाह हो गया किसान? कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा वो 3 काम भट्टी साहब बता दें खुशहाली वाले, प्लीज। 1 2 3 चले आगे चलते 1 2 3 आप खान साहब बड़ी अहम बात कर भट्टी साहब ने, मुझे नहीं पता चला, ये बता दें खान कौन साहब से 3 काम है पीटीआई खुशहाली वाले? पीटीआई को सिर्फ मुझे 4 साल दिए गए थे। 4 साल के अंदर 5,000 के करीब गंदम पहुंच गई थी। गरीब के घर का चूल्हा नहीं था जल रहा। आपको तो आज 2,000 रुपए मन गंदम दी है। आप भी 4 साल के करीब पहुंच गए, आपको भी दी गई है, दी नहीं गई, उगाई गई है, किसान ने गाई है। और रिप्रेजेंटेशन आपकी भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा। गोंदल साहब वाली बात है। खान साहब आप पक्ष मार रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि नहीं, ये बात ना करें। मुझे आज तक भट्टी साल में किसी ने निकाल के एज ए एंकर
मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। नहीं, सर, आप- मैं सच बात करूंगा, बड़ी सीधी मतवाजन बात- मेरी बात आपको बुरी लगे लेकिन तो कोई बात नहीं। ये बात है हुसैन साहब एक मिनट आ जाए। 5,300 अरब रुपए की करप्शन को आप क्या कहते हैं? छोड़ दीजिए किसने की। ये करप्शन का लफ्ज है ही नहीं, ये स्पेंड का लफ्ज है। मौलवी कहाँ ये से अदालत बात ने कर रहे खर्च हैं? किया है। उनसे क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे भी इजाजत दें थोड़ी। अब आपकी मैं अर्ज करता हूं, ये 5,300 रुपए की करप्शन, 5,300 अरब की। हाँ 5,300 अरब की करप्शन या स्पेंडिंग। बात यह है कि अगर ये करप्शन हुई है तो वो IMF जो है जिसने इसको मॉनिटर किया है वो इस हुकूमत के साथ अब मजीद क्यों खड़ी है? हाँ। एक बात। अब दूसरी आपने बात बोलना ये- नहीं, उनका मेरी जवाब अर्ज- मैं दूंगा। अर्ज सुन लीजिए, अगर ये अखराजात हैं तो फिर दूसरी तरफ से इस पर तनकीद क्यों हो रही है? हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है हुकूमत, इसमें मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि दाल में कुछ काला है। उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह से हुआ है। अगर ये करप्शन हुई है तो फिर ये डूब मरने का मकाम है मौजूदा हुकूमत के लिए। मेरा तो ये है कि और अगर ये स्पेंडिंग है और प्योरली ऑन प्रोजेक्ट्स है तो फिर इसको राइट अवे उनको बताना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधा। अच्छा, IMF तो जाहिर है कि जो हमें किस्त देता है उसके पैसे तो उन्होंने विद इंटरेस्ट जो हमारी आने वाली जनरेशन की हड्डियों से लेने हैं। वो तो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, तो अब हुकूमत ने कुछ करना है जिस पे खामोशी है। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपको बता तो दी है मैंने वो वाली बात जो आप कर रहे हैं, पूरी बता दी आपको कि जी अगर ये करप्शन है तो फिर उसका पीछा किया जाना चाहिए और इन लोगों को डूब मरना चाहिए। कौन करेगा जी इसका पीछा? सर- मुझे बताइए। हम बात कर सकते हैं, अपनी बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि अगर ये करप्शन नहीं है, स्पेंडिंग है और प्रोजेक्ट्स पर है तो क्या IMF ने खर्च करना था? फिर गवर्नेंस के जरिए ही आने थे अखराजात, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे उनके जरिए खर्च होने थे। फिर हुकूमत को उस पर पूरा स्टैंड लेना चाहिए कि जी हमें बदनाम किया जा रहा है। आज जो सेनेट में बहस हुई है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स ने बात की है इसके ऊपर, लेकिन जाहिर है कि आपको भी पता है स्टैंडिंग कमेटी में जो बात होती है वहीं दब के खत्म हो जाती है। ये बात गोंदल शहीन साहब साहब की दुरुस्त है। शहीन साहब आगे चलें। जाहिर है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूं कि मुक्तदरा को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि वो पार्ट एंड पार्सल है हुकूमत का। बेरोजगारी की शरह 21% से ऊपर जाने पर कोई इकदाम नहीं नजर आ रहे और हमारा GSP स्टेटस जो है वो इस वक्त खतरे में है। यूरोपीय यूनियन की टीम आ चुकी है, इसको चेक कर चुकी है, जिसमें से सबसे बड़ा इल्जाम जो हमारे पे लगाया जा रहा है वो है कि इंसानी हकूक की जो है पामाली की जा रही है और उसके अलावा इंसाफ यहाँ के अवाम को नहीं मिल रहा, और जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। शहीन साहब इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के बात कीजिएगा इसकी। देखिए मैं तो बड़ी सादा सी बात है काशिफ बशीर खान साहब, इस वक्त पाकिस्तानी बन के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं तब जब पाकिस्तान है, हमारी नस्लें तब सेफ हैं जब पाकिस्तान है। ये जो आखिर सवाल ये है कि ये जो यूरोपीय यूनियन की टीम है, ये जो वो बात करते हैं वो क्यों बात करते हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में हमारे जो लोग हम पर मुसल्लत हैं या इस वक्त गुड गवर्नेंस के नारे लगाने वाले हैं, या डे नाइट हमारे जो साफी हजरात हैं जो कहते हैं कि इससे पहले, जैसे गुलाम मुर्जा भट्टी साहब ने कहा कि ये जैसी खुशहाली अब है पहले कभी खुशहाली नहीं थी। ठीक कहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो खुशहाली कहां पे है, किस तबके के लिए है? जिस तबके के लिए है वो तबका तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जिसको क्वेश्चन मार्क किया गया 5300 अरब रुपए शहीन साहब वो तबका किसी दौर में भी नहीं था। मैं वही कह रहा हूं ना, अब जो बेरोजगारी की शरह है तो बेरोजगारी की शरह क्यों नहीं बढ़ेगी? जितना आपने बोझ गरीब पर, मजदूर पर, आम आदमी पर लाद दिया है, डाल दिया है, और फिर जो उसके ऊपर मजीद जुल्म किया जा रहा है कि अब एक नाबालिग बच्चा है जो घर का वाहिद एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर आप FIR कर रहे हैं चलान्स के नाम पर। वो तो कल उन्होंने कहा, बल्कि हमने मैं आज करता हूं, वो आज हुआ है ना, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पे, चीफ जस्टिस साहब ने इस पे जो क्लियर का डायरेक्शन दी। राइट गोंदल साहब मैं बात अगर इजाजत दे तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। बात सादा सी है, जब कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो उस कानून को बराबर होना चाहिए। बड़ी दुख की बात अर्ज करने लगा हूं, V8 पर 2 मासूम बच्चियों को कुचला जाता है और सिटिंग हाईकोर्ट के जज साहब का बेटा जो अंडर एज है, कर लिया उसको ना जी उन्होंने। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, वो कर लिया ना। अब उसके साथ ही उनकी फैमिलीज पे जो प्रेशर डाला जा रहा है
दियत के लिए और कंप्रोमाइज के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे तो मासूम एक गरीब का, मजदूर का बच्चा जब हेलमेट के बगैर रोड पे आता है तो आप उसको लाइसेंस की वजह से उसको चालान कर देते हैं। 1500 बच्चों के FIRs हुए हैं, थामे प्रेशर लिए गए। 3,200 का एक दिन का ये फिगर है, ये परसों का फिगर है। ठीक है आपकी बात, मैं वो यस कर रहा हूँ। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती अच्छा, है। इसका हल क्या है? हाल ये है इसका, देखें अगर आप कवानीन पर अमल दरामद नहीं कराएंगे। खैर वो हमारा क्वेश्चन नहीं, आज का पॉइंट में बात कर लेंगे। ये जो बड़ी मेजर हमारे लिए इस वक्त प्रॉब्लम बनी है कि एक तो बेरोजगारी की शरह हुकूमती जो है 31% से ऊपर चली गई जी। ठीक है जी, देखें मौजूदा हुक्मरानों के लिए ये सोचने का मकाम है। और GST स्टेटस की भी बात करूं, जब इख्तियार में आए हैं तो पहला साल जो था उसमें थोड़ा सा बेहतर हुई थी सूरत हाल, उम्मीद थी कुछ, लेकिन अब दोबारा उसका 17 से इंक्रीज करके फिर 21 पर चले जाना जो है ये सोचने का मकाम है। और हुकूमत को अपनी पॉलिसियां जो हैं उनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगले साल ये 24% पर चली जाए। गवर्नर साहब जो SIFC के जो चीफ हैं वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, उनकी 4 दिन पहले जो एक सेमिनार में उन्होंने बात की वो बड़ी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा जी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से SIFC जो हमने बनाई थी उसकी नाकामी भी इसलिए हुई कि कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बड़ी अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के लिए। और GSP स्टेटस जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर इंसाफ ना मिलना और अवाम के हकूक की पामाली के अलावा उसमें एक रीजन ये भी है, सुन लीजिए, उसमें एक रीजन ये भी है कि वी डोंट हैव द प्रोडक्ट, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ टेक्सटाइल बची है हमारे पास, वो भी आपको पता कितनी है। देखें आपके पास एक्सपोर्ट के लिए कितना कुछ है वो कहने की जरूरत कोई नहीं है। GPS स्टेटस आपका रिस्क पर है, लेकिन जितना डंडोरा पीटा जाएगा उतना रिस्क पर नहीं है। लेकिन वो यूरोपीय यूनियन जो आपस में इकट्ठी नहीं रह सकी, बरतानिया अलहदा हो गया अपने इख्तलाफात के साथ, तो उसके लिए अब आगे फैसले मुश्तरका करने मुश्किल होंगे। एक दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि जी वो नहीं होगा, अगर हमारे लक्षण यही रहे तो फिर वो हो भी सकता है। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो है उनको रोकना पड़ेगा। अगर आप रोक नहीं सकते तो महदूद करना पड़ेगा। हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश होती है, एलिमिनेट नहीं होती चीजें, ये मुश्किल होता है। जी बड़ी साहब, बड़ी अच्छी आपकी कारकर्दगी है। अब ये जो मामला हमारे मुल्क की आबादी है 28 करोड़ के लगभग, आपने 1 करोड़ वैसे ही बढ़ा दिया, भी नहीं और जो बेरोजगारी की शरह है, जो बेरोजगार अफराद हैं उस रिपोर्ट में 45 से 59 लाख तक। अच्छा 45% 45 लाख से मेरी बात अगर गवर्नमेंट का मान लें 9.7 वो कह रहे हैं फीमेल्स का, और 6.9 जो है जो कि फोर्जरी कर रहे हैं, 6.9 इस साल बड़ी है मेल्स की। मैं वही कह रहा हूं 9 पॉइंट कर लेना 27 का 27 करोड़ अवाम में से अगर 45 लाख बंदा बेरोजगार 45 है लाख में बैठे हो तो उसमें कोई चंबे वाली बात नहीं है। और भाई 31% आप हर चीज का मुवादना करते हैं, सबको मौका देना बात करने का। इस बेरोजगारी का भी मुवादना करें दूसरे मुल्कों से कि हम कहां खड़े हैं, हमारा मुल्क कितना खुशहाल है। क्यों आप ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्टों पे चल पड़े हैं? आप इनसे कंसेशन क्यों रहते हैं? रिपोर्ट वो वहां बैठ के बना देते हैं। आप मौजूदा सिनेरियो में आप लैंड पे आके देखें मेरे मुल्क में कितनी खुशहाली है। आप एक रिपोर्ट लेके जो डोरा पीट रहे हैं, बताता हूं, सुन लीजिए, IMF को उसके बाद यूरोपीय यूनियन को या अक़वाम मुत्तहिदा को डाटा कौन देता है? ये आपके वही ब्यूरोक्रेट जो आपका पैसा लूट के वहां पे यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में नेशनैलिटी लेते हैं। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स वही देते हैं। मैं बताता हूं, थोड़ी सी ऊंच नीच होती है। हमारे जो मौजूदा वक्त के हालात हैं, देखें अफगानिस्तान से हमारी बरामदात मुकम्मल तौर पे बैन है मुकम्मल तौर पे, वो कर रही वो, और ये असर तो होता है। हम खाना जंगी में हैं, दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो इन हालात में मुल्क अगर कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो क़यामत नहीं आने वाली। राइट, आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई वाली बात नहीं है। बड़े साहब, मैं आप जरूरत नहीं कर सकता, आपने उसको 31% को 45 लाख पे ले आए, मैं परेशान हूं। शहीन साहब सर, गजा अमन फोर्स में पाकिस्तानी फौज जो है इसराइल की, क्या समझते हैं
पेशाना बशाना काम करेगी, क्योंकि सऊदी अरब ने उसको वोट नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो है पाकिस्तान जो है सलामती कौंसिल में था। अदरवाइज भी आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग में देखा, पूरा उसने ट्रैप किया था उसको, लेकिन उसने अब्राहम अकॉर्ड से भी इनकार कर दिया और अमन फोर्स में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। मेरा सामने वोट दे दिया। अगर हम सलामती कौंसिल के भी अगर 2 साल के लिए मेंबर बने थे तो ऑप्शन हमारा था ना कि हम वोट डालते या ना डालते। हमने उसी दिन ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी दिन उसकी असेसमेंट कर ली थी, ये बात कर ली थी कि ये गजा अमन फोर्स जो है हमास को डिसार्म करने के लिए बनाई गई है, बाद में साबित भी हो गया। सपोज हमें मिस्र और इसराइल शामिल कर लेता है अफवाज में, अमन फोर्स में, तो क्या हमारे लिए इजी होगा कि गैर मुसल्लह जो करना है उन्होंने हमास को, उससे हम इनकार कर दें, हमारी अफवाज या हमारी हुकूमत इनकार कर दे? मैं ये समझता हूँ काशिफ बशीर खान साहब कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह का कॉल, इसके लिए हमारे पास बेहतरीन सनद है और उसी के मुताबिक हमें आगे चलना चाहिए। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा करीमा का फरमाने वाली शान है। उसके बाद हमें किसी और मजीद दलील की जरूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज एक जिम्मेदार फौज है, पेशावराना सलाहियतों से जो बहरायाब फौज है, मालामाल किसी तौर पे भी माला माल फौज है। हमें किसी तौर पे भी अपनी उन सलाहियतों को, अपनी उन स्किल्स को इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। और जहां पर फलस्तीन की बात है, गजा की बात है, हमास की बात है, तो वो वाहिद उम्मीद की इस वक्त किरण है जो तमाम तर मसाइब के बावजूद लाख से ज्यादा करीबन लोग वो फिर भी बताइएगा। तो मैं ये समझता हूँ इसमें कतई तौर पे हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। टेक दे दीजिएगा कि क्या ये गजा अमन फोर्स जो है फलस्तीनियों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। ये दिखाना कुछ चाहते हैं और मानना कुछ चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में हमें बिल्कुल मिसयूज नहीं होना चाहिए। बड़ी साहब प्लीज। ये यहूद का प्रोपगंडा है जी। क्या जी? ये जो गजा अमन फोर्स है बनाई इन्होंने, और पाकिस्तान वो तो देखें वो तो बनाई अमेरिका की उसके ऊपर करारदाद पे है। हाँ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये हमारे चार्टर के ऊपर नहीं है। ऐसे ही है। इसकी हैसियत और हमास एक ऐसा दायरा है, एक ऐसी फौज है, एक ऐसा गुलदस्ता है जो इनके खिलाफ लड़ रहा है। ठीक हो गया। तो हमें उनका साथ ही देना चाहिए, बल्कि उनको यही तो मेरा क्वेश्चन है कि हम अगर उस फौज में शामिल हो जाते हैं गजा अमन फोर्स में, तो उनके मकासद में से सबसे बड़ा मकसद ये है कि उन्होंने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कहता है कि हमने हमास को डिसार्म करना है। हाँ ठीक है जी। तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल नहीं होगा कि अगर फौज में शामिल होके, तो फिर अगर बाकी अफवाज जो 1-2-4 मुल्कों की होंगी तो हम उससे कैसे अपने आप को डिटैच करेंगे जी? हम ये गलती करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गलती पे होंगे। हमें इससे बचना चाहिए। वो एक वाहिद फलस्तीन एक वाहिद मुल्क है जो मज़ामत कर रहा है। रिजिलिएंट तो है, बिल्कुल ठीक। हाँ, हम तो एटम बम रखने के बावजूद मज़ामत नहीं कर रहे। अगर जो कर रहे हैं उनको काम करने देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए। जी गुल साहब। सर मेरी अर्ज ये है कि ये बड़ा हसास मामला है और इस पर हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बेस कर रही है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। जहां तक अमन फौज है उसको वहां भेजने या उसमें शामिल होने से पहले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आके पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए और अपने तमाम मसाइल, अपनी तमाम कमिटमेंट सामने रखनी चाहिए और एक मुत्तफिका फैसला करना चाहिए कि क्या हमें इस प्लेटफॉर्म पर जाना है या नहीं जाना। हुकूमत को भी इसको अपनी तज़हीक नहीं समझना चाहिए कि जी हम अपोजिशन के पास जा रहे हैं, और अपोजिशन को भी अपोजिशन नहीं बनना चाहिए, उसे भी पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक पाकिस्तानी होके उसमें अपनी पॉजिटिव इनपुट देनी चाहिए कि भाई इसमें ये नुकसानात हैं और ये फवायद हैं, हमें किसके साथ। रोहन साहब आप भी कुछ हमने जल्दी कर दी, क्योंकि हम परसों जो हमारे वजीर खारजा है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं सागडार, उन्होंने लिखा है कि जी हमें इसके मकासद लिख के भेजे। उससे पहले हम उसके अपने वोट डाल चुके हैं। वोट मेरा ख्याल है कि नहीं अब्सटेन करना चाहिए था। मेरी जाती राय के मुताबिक उन्हें अब्सटेन करना चाहिए था या टाइम गेन करना चाहिए, दोनों नहीं कर सके, जो गलत हुआ है। अब्सटेन करने से करारदाद तो फिर भी मंजूर हो जानी थी। बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन है जी, एक 1 लाइन आंसर चाहिए मुझे, 1 मिनट है मेरे पास, तीनों गेस्ट हैं मेरे पास। बंबई धमाके, कारगिल बंबई धमाकों में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, कारगिल जंग पर जो मौकफ अपनाया गया पाक फौज के खिलाफ,
और भारतीय वजीर आजम को बगैर वीजा लाहौर बुलाने वाले हुक्मरान। पाक फौज को किसी जमाने में रोग आर्मी भी कहा गया, बड़े अफसोसनाक बात है जो हमारा हम अपनी फौज को ऐसा कहते रहे। वही सियासतदान आज क्यों फिर सियासत में मौजूद है? ऐसे सियासतदानों को क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि वही सियासतदान असल पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मादी को छोड़ के आगे बढ़े, छोड़ अच्छा, दें ये पिछली जो कुछ बातों को। किया ठीक है, पिछली बातों को छोड़ जी, दें। जी, आज साहब। हम बेहतरीन फौज हैं। मैं तो इधर ये बात कह रहा हूँ कि उस फौज को जो कुछ कहा गया उन लोगों को फिर निशान इबरत बनाना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो वो या बन फिर गए हैं, नवाज वो शरीफ बन हो। गए हैं, बन गए हैं जो ये- मुखलस थे फौज के साथ, वो आज भी जिंदा अच्छा। हैं और सियासत कर कौन रहे सा हैं। कौन सा ऑनलाइन आंसर प्लीज? सर वन लाइनर ये है कि माजी में भी जिन्होंने फौज का सहारा लिया वो कोई भी था, वो गलत थे, और आज भी जो ले रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। कल को इसको फेस पड़ेगा, और जिन्होंने आना है वो भी सहारा लेके ना आए, अपने बलबूते पर। अपने बलबूते। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि जो टॉपिक्स इस वक्त थे उनके ऊपर डिटेल बात कर सके। दो मुख्तलिफ जमातों के रिप्रेजेंटेटिव थे, पीटीआई और नून लीग के, उनकी अपनी ओपिनियन है। गोंदल साहब थे, उनकी ओपिनियन जाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट थी, एज ए तजिया निगार थी। तीनों डिफरेंट ओपिनियंस थी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह।